युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी अपने आप में एक महान आत्मा थी। उनका मुकाबला, हालांकि मैं उनका खून हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ दुनिया में कोई नहीं कर सकता, 7 जन्मों में नहीं कर सकता। ये चुनाव रहेगा, विश्वास और विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। 56 साल का विश्वास जिसका मैंने जिक्र किया था, उसको मजबूती दिलाने के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और विकास के नाम पर। आदमपुर हल्के के अंदर एक एक ईंट पर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी, उनके परिवार का नाम लिखा हुआ है। मुकाबले की आपने बात करी तो आदमपुर का इतिहास रहा है कि यहाँ पे आदमपुर के लोग चुनाव लड़ते हैं। भजनलाल परिवार से एक चेहरा पेश करता है। कर रहे थे टिकट आपको मिलेगी या आप नहीं एक्सपेक्ट कर? ये टिकट तो जनता की है, फैसला भी जनता करती है और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे पार्टी ने भी इस लायक समझा, आदमपुर की जनता ने भी इस लायक समझा कि मैं फिर इनके बीच में आऊँ, चुनाव लड़ूँ और इनकी सेवा करूँ। आपको लगता है कि बीजेपी परिवारवाद में विश्वास करने लग पड़ी है, क्योंकि एलिगेशंस लगते हैं टिकट वितरण में खासकर? परिवारवाद आपको सिर्फ राजनीति में भी दिखता है, परिवारवाद कहाँ नहीं है, सभी प्रोफेशंस के अंदर है। जो लोग हमारे ऊपर ये सवाल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे कितना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर टॉपर रहा हूँ? सरनेम का कोई इसमें रोल नहीं था, परिवार का कोई रोल नहीं था। हरियाणा विधानसभा चुनावों में हमारा सफर जो है वो सिरसा से हिसार पहुंचा है, और हिसार में अगर बात करें तो आदमपुर सीट भी इस बार हॉट सीट है, और यहां से बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। भव्य जी, आप अपने परिवार की लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं, कैसे अपने आप को एज अ कैंडिडेट आप देखते हैं, और हरियाणा में जो आदमपुर के निवासी है उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 1.5 साल पहले मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मिला था। आदमपुर एक हल्का नहीं हमारे लिए, हमारे परिवार के लोग हैं, और 56 साल से मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है कि 56 सालों से यहाँ के लोगों ने, 36 बिरादरी ने चौधरी भजनलाल परिवार को हर परिस्थिति में आशीर्वाद देने का काम किया है, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उसी विश्वास को मजबूती दिलाते हुए मैंने 1.5 सालों में काम किया था, और मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है कि मुझे एक बार फिर आशीर्वाद मिलेगा और मैं आगे भी उनकी सेवा करता रहूंगा। भजनलाल जी की बात करें तो 3 बार के मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे, और 3 लालों में उनका भी एक नाम आता है। तो ऐसे में उनसे आपने क्या सीखा, या क्या आप उनसे कौन सा उनका गुण सीख पाए हैं राजनीति? युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी अपने आप में एक महान आत्मा थी। उनका मुकाबला, हालांकि मैं उनका खून हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ दुनिया में कोई नहीं कर सकता, 7 जन्मों में नहीं कर सकता। कोई ऐसा आदमी उनके पास आया हो, कोई निराश होकर वापस नहीं गया। तो मैं तो जो भी अपने अभी तक के मेरा राजनीतिक जीवन रहा है, आगे भी रहेगा, जनसेवा का जीवन रहेगा, जो भी मैंने सीखा है स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी से सीखा है। मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ मैं लोगों के काम आ सकूँ, और स्वर्गीय चौधरी भजनलाल हमें यही सिखाया है कि कभी भेदभाव नहीं करना, जात पात के नाम पे, धर्म जाति के नाम पे। कोई भी हमारे पास आता है, हमारे परिवार के सदस्य है, तो हम पुरजोर प्रयास करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने का हम काम करते हैं। इसके अलावा अगर मुद्दों की बात करें, आदमपुर के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में रहने वाले हैं, और आपको कंपटीशन किसके साथ लगता है? ये चुनाव रहेगा, विश्वास और विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। 56 साल का विश्वास जिसका मैंने जिक्र किया था, उसको मजबूती दिलाने के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और विकास के नाम पर। आदमपुर हल्के के अंदर एक एक ईंट पर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी, उनके परिवार का नाम लिखा हुआ है, और खास तौर पर पिछले 1.5 सालों में 800 करोड़ के विकास कार्यों को हमने अंजाम देने का प्रयास किया है। उसके नाम पर भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो विश्वास और विकास के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मुकाबले की आपने बात करी तो आदमपुर का इतिहास रहा है कि यहाँ पे आदमपुर के लोग चुनाव लड़ते हैं। भजनलाल परिवार से एक चेहरा पेश करता है। चुनाव होता है आदमपुर बना भारी ताकतों का, और जीत हमेशा आदमपुर के लोगों की होती है, जनता की होती है। और इस बार जो माहौल मैं देख रहा हूँ, अगर कोई रिकॉर्ड स्थापित होता है तो मैं शायद हमें हैरानी नहीं होगी। आपको लगता है कि 10 सालों की बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी आप पर भारी पड़ेगी, या कोई खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है? मुझे तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही। ये तो सिर्फ विपक्षी दलों, क्योंकि चुनाव का टाइम है तो कुछ न कुछ मुद्दे इनको उठाने पड़ते हैं। एक युवा नागरिक होने के नाते पिछले 10 सालों से मैं बड़ा प्रभावित रहा हूँ जिस ईमानदारी के साथ भाजपा सरकार ने केंद्र और हरियाणा दोनों के अंदर जनता की सेवा करी है। हरियाणा की बात करें तो समान विकास, समान रोजगार, सबका साथ सबका विकास, और हरियाणा एक हरियाणवी के मूल मंत्र के साथ, अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ हमारी पार्टी ने लोगों की सेवा करी है। समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए पूरी जवाबदेही के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ सेवा करी है। और इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आज जनता बड़ी जागरूक हो गई है, पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया का भी जमाना है, तो जनता गुमराह नहीं होती है। और विकास के नाम पर
ईमानदारी के नाम पर मतदान करेगी, जनता करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। टिकट वितरण पर आप क्या कहेंगे? बहुत नाराजगी भी हुई, बहुत लोगों में बगावत भी गई और खासकर रामविलास शर्मा जी की टिकट जब कटी तो काफी लोगों ने, खासकर विपक्ष ने बड़े सवाल उठाए। मैं समझता हूँ, मेरे नज़रिए से अधिकांश टिकटें अच्छी ठीक बटी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही बड़ी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। तमाम चीज़ों को नाप तोलने के बाद, एनालिसिस करने के बाद फैसले होते हैं। कई बार गलतियां भी हो जाती, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो आपके माध्यम से उन सभी नेताओं को जो मेरे से सीनियर है, वरिष्ठ है, माननीय है, उनसे मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि टिकट तो एक ही इंसान को मिलनी होती है। नाराज़गी जायज़ है, गुस्सा जायज़ है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित किया है, प्रदेश के लोगों को समर्पित किया है। तो आशा पे अपेक्षा रहती है टिकट की। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पार्टी बहुत बड़ी है, अब भविष्य में भी बहुत अवसर आपको मिलेंगे और आज की इस घड़ी में पार्टी को भी और हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी को भी आपकी सेवा की, आपके नेतृत्व की, आपकी लोकप्रियता की, आपके संघर्ष की पहले से भी ज्यादा जरूरत है। तो आप पार्टी में रहिए और एकजुटता के साथ काम करें, लोगों की सेवा करें। भविष्य में मुझे भरोसा है कि आपको अपने कद के अनुसार, अपने सम्मान के अनुसार आपको सम्मान मिलेगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे टिकट आपको मिलेगी या आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे? देखिए, टिकट तो जनता की है, फैसला भी जनता करती है और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे पार्टी ने भी इस लायक समझा, आदमपुर की जनता ने भी इस लायक समझा कि मैं फिर इनके बीच में आऊं, चुनाव लड़ूं और इनकी सेवा करूं। आपने मनोहर लाल जी के साथ काम किया, आपने नायब सैनी जी के साथ काम किया, दोनों में से बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहे हैं? ये दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मनोहर लाल जी भी बड़े ईमानदार नेता हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज उन्होंने लागू करी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन में कमी आई, जिसके कारण लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी रही। कर रही है जी जरूर। जैसे पोर्टल का जो जिस सोच के साथ ये ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए गए थे कि घर बैठे हुए, जहां हुड्डा कांग्रेस सरकार के अंदर लोगों को छोटे से छोटा काम करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, रिश्वत खिलाते थे, फिर भी काम नहीं होते थे। तो वो सारी प्रणाली को खत्म करने के लिए ये प्रणाली बनाई गई थी कि घर बैठे हुए आपको एक कंप्यूटर के क्लिक से या फोन के क्लिक से आपको सरकारी सुविधाओं का, योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कई अधिकारियों के कारण या इम्प्लीमेंटेशन में कमी रही और उन चीज़ों को सुधारने का भी प्रयास किया गया। और नायब सैनी जी की बात करें तो मैं समझता हूं कि प्रदेश का सौभाग्य है कि इतने अच्छे नेता मिले, इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले। उनको कार्यकाल का समय और मिलता तो शायद और भी बेहतर माहौल आपको प्रदेश के अंदर भाजपा के प्रति देखने को मिलता। आधी रात भी कोई उनके दरवाजे पे आता है तो खुद उनसे मिलकर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करने का प्रयास करते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा था किस प्रकार से जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने विभिन्न प्रकार की घोषणाएं करी और विशेष तौर पर लोगों के दिलों में जगह बनाने का उन्होंने काम किया। आपको लगता है कि बीजेपी परिवारवाद में विश्वास करने लग पड़ी है, क्योंकि एलिगेशंस लगते हैं टिकट वितरण में खासकर? परिवारवाद आपको सिर्फ राजनीति में क्यों दिखता है? परिवारवाद कहाँ नहीं है, सभी प्रोफेशंस के अंदर है। और हम कोई राज्यसभा के राज मुकुट नहीं पहना रहा, ना ही हम राज्यसभा में बैकडोर एंट्री लेकर आते हैं। हम जनता जनार्दन के बीच में चुनावी मैदान के अंदर चुनाव लड़कर हम लोग मैदान में आते हैं। तो मैं इस पूरे नैरेटिव से संतुष्ट नहीं हूँ। एक नागरिक होने के नाते मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। और जो लोग हमारे ऊपर ये सवाल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे कितना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर टॉपर रहा हूं? क्या आप जानते हैं कि मैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, जहां मेरे सरनेम का कोई उसमें रोल नहीं था, परिवार का कोई रोल नहीं था, चुनाव लड़के एक तरफा मैं चुनाव भी जीता हूं। जिस भी क्षेत्र में मैंने कदम रखा है, मैंने पूरी मेहनत के साथ कोशिश करी है। तो मैं समझता हूं कि अब जनता भी जागरूक है और सिर्फ एक परिवारवाद के नैरेटिव के साथ जो कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी जो करते हैं, मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूं। पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई जी लड़ रहे हैं चुनाव। हमने बहुत बार आपका शिष्टाचार भेंट भी देखी उनके साथ। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर रिश्ते किस तरीके से रहते हैं? क्या वो सामाजिक रहते हैं या किस तरीके से लोगों को इंटरेस्ट? अरे चंद्रमोहन जी, मैं उनको बड़े बाबा कहता हूँ। मेरे पिता समान है, पिता से बढ़कर है और हमारे पारिवारिक तौर पर बहुत अच्छे संबंध हैं। राजनीतिक विचारधाराएं हमारी अलग है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन मैं भाजपा का एक कर्मठ और वफादार और ईमानदार और मेहनती कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए आगे भी काम करता रहूंगा। क्रिकेटर बनना चाहते थे, राजनीति में कैसे आना हुआ? पापा को देखकर या दादाजी का जो सीख थी उसको लेकर आप? हाँ, सही कहा आपने। बचपन में मैं क्रिकेट बड़े जुनून के साथ खेला करता था। दिल्ली स्टेट से मैं खेला हुआ भी हूँ अंडर 15 कैटेगरी में। कुछ इंजरीज होने के कारण वो मेरा सपना अधूरा रह गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी कारण रहा था कि जैसा आपने कहा कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, माताजी, परिवार के सभी लोग जनसेवा से जुड़े हुए रहे हैं। तो मैंने बहुत ही नज़दीकी के साथ
देखा था किस प्रकार से और किस बड़े पैमाने पर राजनीति एक माध्यम होता है अब जनता की सेवा करने का। और मुझे लगा कि अगर मैं भी क्रिकेट अगर की बात करें तो भारत में अच्छे क्रिकेटर्स की आपको कमी अगले 100 साल में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब मैं आसपास देखता तो मैंने देखा कि राजनीति के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक वैक्यूम था, अच्छे नेताओं की कमी थी। तो मैंने मन बनाया कि अगर मैं पढ़ लिख कर मेहनत करके एक अपने आप को इस प्रकार इस लायक बनाऊं और अपने आप को तैयार करूं कि आने वाले समय में मैं लोगों की सेवा कर सकूं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने राजनीति में कदम रखा था। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि लोगों को मेरी कार्यशैली पसंद आएगी और मेरे काम करने का तरीका और मेरे विचार पसंद आएंगे। न्यू ट्रेंड ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? हाँ जी, नए ट्रेंड क्या है आजकल पॉलिटिक्स के जो आप देख रहे हैं? थोड़ा उसको एलैबोरेट करना पड़ेगा। एलैबोरेट मैं इस तरह से करूंगी कि नई जो पॉलिटिक्स आ रही है किस तरीके की है, पुराने में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और द वर्ल्ड इज़ बिकम मच स्मॉलर नाउ थ्रू द स्मार्टफोन, थ्रू द कंप्यूटर। तो पहले ज़माने में अपना संदेश पहुंचाना लोगों तक बड़ा मुश्किल होता था, घर घर गांव-गांव जाकर जाना पड़ता था। हालांकि वो आज भी करते हैं हम, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से द वर्ल्ड इज़ बिकम स्मॉल और आप एक अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में अब बड़ी आसानी महसूस हमें करने को मिल गई। और बाकी मैं समझता हूं कि इन दिनों में और पिछले कुछ सालों में युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ गई है और ये बहुत अच्छे संकेत है, क्योंकि हमारा देश और प्रदेश युवा देश और प्रदेश है और हमें युवाओं की राजनीतिक रूप से भी और विभिन्न फील्ड्स में लोगों के युवा साथियों की भागीदारी और सुनिश्चित हो, इस पर हमें काम करना है। और मैं देख भी रहा हूं कि ऐसा हो भी रहा है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, लेकिन इस सवाल में 3 आपको जवाब देने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री कल आए थे, उनकी रैली में क्या उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दूसरा ये कि मुख्यमंत्री का चेहरा हालांकि नायब सैनी है, लेकिन आज अनिल विज साहब ने भी कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं और एक बयान में जो है कुलदीप बिश्नोई जी ने भी कहा था। और तीसरा सवाल, समीकरण कितनी सीट्स? अच्छा, देखिए, मोदी जी तो इज ए लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी, बहुत बड़े नेता है और पिछले 10 सालों में उन्होंने जिस प्रकार से देश की सेवा करी है और विश्व के मानचित्र पर देश का नाम और गौरव बढ़ाने का काम किया है, इस बात को विपक्ष भी मानता है। और 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार, किसी नेता ने लगातार तीसरी बार केंद्र के अंदर सरकार बनाई हो, तो इसी से साबित होता है कि वो कितने बड़े नेता है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा में उनके आने से हमारी जो चुनावी जो प्रक्रिया है उस पर हमें मजबूती मिली है, हमारे प्रयास को मजबूती मिली है। जहाँ तक कि मुख्यमंत्री का सवाल है, मैं अधिकृत नहीं हूँ कि इस पर जवाब दूँ। इसका फैसला तो जनता ने करना है, पार्टी के हाईकमान ने करना है। हमारा काम कार्यकर्ता होने के नाते ये रहता है कि हम पार्टी को मजबूती दिलाएं, बूथ धरातल पर जनता की सेवा करें और जो सरकारी पॉलिसीज हैं उनका लाभ हम जनता तक पहुंचा पाए। और तीसरा सवाल था समीकरण का, शायद तो पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। जैसे मैंने कहा, लोग बड़े जागरूक हो गए हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ इन 10 सालों में लोगों के काम हुए हैं। और उससे पहले जो 10 साल थे हुड्डा साहब की सरकार के, वो भी लोगों को भी आज तक भी याद है, जहाँ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। इन दोनों चीजों को कंपैरिजन करते हुए लोग वोट करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार चाहेंगे। आंकड़ा देना बड़ा मुश्किल होगा। मैं तो फिलहाल इन दिनों सिर्फ आदमपुर ही अपना समय दे पाया हूं, लेकिन उससे पहले युवा मोर्चा का प्रभारी होने के नाते, प्रदेश प्रभारी होने के नाते मैं कई जिलों में मेरा प्रवास रहा और सभी जगह मुझे काफी जबरदस्त समर्थन और जबरदस्त जोश भाजपा के प्रति लोगों का देखने को मिला। कांग्रेस का कितने नंबर? वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम 70+। देखिए, दावे तो सारे ही करते हैं, इसके परिणाम 8 तारीख को आने हैं, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ भव्य बिश्नोई, जिन्होंने बताया कि आखिर जनता उन्हें क्यों चलेगी और इसके साथ उन्होंने कहा कि जनता उनके लिए मतदान लड़ रही है, यानी कि वो जो है उनके लिए चुनाव लड़ रही है। तो देखना ये रहेगा कि आदमपुर की जनता क्या एक बार फिर से भव्य बिश्नोई पर विश्वास जताएंगी या फिर नहीं। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।